स्वागत है आप सबका एक बार फिर से देश उन्नति की स्पेशल पेशकश पथ प्रदर्शक समाज के नायक। आज जिनको हमने यहाँ पे इनवाइट किया है वो बहुत ही एंथुजियास्टिक यूथ कांग्रेस के मेंबर हैं। काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं वो। मतलब मैं पर्सनली उनको काफ़ी अपना आइडल मानता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से उनको फॉलो किया इंस्टाग्राम पे। जिस वे से वो कोई गलत काम होते देखते हैं और जिस वे से वो अपनी आवाज़ रेज करते हैं वो एक अलग ही तरीका है उनका। तो आज उन्हीं से जानते हैं ये जज्बा कहाँ से मिला है, उनकी जर्नी के बारे में। उनके पिताजी का काफ़ी बैकवर्ड लाइक पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छा उनका नाम रह चुका है। उन्हीं से जानेंगे उन्हीं के बारे में। स्वागत है आप सबका आपके अपने बंटी शेल्के का इस खास एपिसोड पथ प्रदर्शक में। सर पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, कौन है बंटी शेल्के? बंटी शेल्के बस एक आम युवा है। आम युवा सर ऐसे कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाके गधा लेकर नहीं जाता है, चिल्लाता नहीं है। हर आम व्यक्ति ये नहीं कर पाता है। नहीं, हर आम व्यक्ति आजकल ये करता है। जो आम व्यक्ति जो है जिनके ऊपर भी किसी भी प्रकार का दाग नहीं है, जो आम व्यक्ति किसी भी प्रकार से महानगर पालिका कहिए या फिर सिस्टम के किसी भी 2-3%, 5-10% या 10-20% के प्रलोभन में न आते हुए अगर आता होगा वो आम व्यक्ति, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हर कोई आम व्यक्ति है। हर कोई आम व्यक्ति बंटी शेल्के यानी मैं या फिर जो भी और भी सरकारी होगी जो ऐसा काम करते हैं, तो भी लोग इस प्रकार का काम कर सकते और करते। ओके, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे। आप गधा लेकर एक ऑफिस के सामने जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, लाइक बुला रहे हैं गणया गणया। वो क्या पीछे का क्या है, बात क्या है वो? नहीं, बस यही है कि सतर्क हो जाओ, भ्रष्ट अधिकारी आ रहे हैं गदाधारी। सतर्क हो जाओ, भ्रष्ट अधिकारी आ रहे हैं गदाधारी। तो मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। ओके। और हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर ये भ्रष्ट प्रशासन को जो है इनकी सही जगह दिखाने के लिए और ये भ्रष्ट प्रशासन को पूरी तरीके से नस्तानाबूद करने के लिए, ये भ्रष्ट प्रशासन को पूरी तरीके से चारे कोने चित करने के लिए हनुमान जी का गधा ही काम आने वाला है। और अभी तक मेरी जो पॉलिटिकल जर्नी है वो पॉलिटिकल जर्नी में हनुमान जी की उस गधे का ही आज ये है कि कहीं ना कहीं पर नागपुर महानगर पालिका का जो बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जो था वो कहीं ना कहीं पर थोड़ा कम करने की कोशिश जो है मेरे प्रयासों से और हनुमान जी के दिए हुए गधे से वो हुई है। जैसे कि आपने अभी बताया कि नागपुर में पहले जो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था उसको कम करने में लाइक आपका भी इनिशिएटिव्स हैं। किस डिपार्टमेंट में कैसे भ्रष्टाचार की, कौन से भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं? नहीं, कम यानी मान के चलिए कि 100% में 1% भ्रष्टाचार 0.1% कम हुआ होगा। ओके, किस डिपार्टमेंट में बात? सभी डिपार्टमेंट में, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभी डिपार्टमेंट, फिर वो आप सफाई कर्मचारी से लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर जो भी डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से लेकर हर डिपार्टमेंट में बहुत भयानक तरीके से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। 3,366 करोड़ का नागपुर महानगर पालिका का जो बजट है, वो बजट का यह 3,366 करोड़ में से 3,000 करोड़ रुपए, मैं तो समझता हूँ कि 3,000 करोड़ रुपए नागपुर महानगर पालिका के सम्मानीय अधिकारियों के माध्यम से यह भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्ट तिजोरी में जाते हैं। 3,000 करोड़ रुपए सालाना। और ये 3,000 करोड़ रुपए जो 3,366 करोड़ जो पैसा है ना, ये पैसा ये अधिकारियों का पैसा नहीं है। ये नागपुर के आपके मेरे जैसे सामान्य युवाओं का, सामान्य परिवारजनों का, जो लोग टैक्स पे करते हैं, ये उनका पैसा है जी। और ये उनका पैसा है। भ्रष्टाचार आप देखिए जिस प्रकार से 23 सितंबर 2023 में एक बारिश आई थी, एक बारिश आने के बाद में गांधीनगर जैसा जो क्षेत्र है पश्चिम नागपुर का या फिर दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है, सम्मानीय गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका जो क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में 1-1, 1.5 मंजिल तक पानी था। ये पानी क्यों आया हुआ है? जिस प्रकार से जो है, ठीक है, सीमेंट रोड बना है, सीमेंट रोड बनाने के बाद में सीमेंट रोड बनाना ये विकास की परिभाषा है क्या? लेकिन सीमेंट रोड बनाने के बाद आज मैं तो यही कहता हूं कि कोई भी हीरोइन होगी या कोई भी मॉडल होगी, है ना, या फिर हम लोग जैसा आप मैं, हम लोग अब यहाँ पर एंटर होने के पहले कि नहीं यार चेहरे की रैशेज नहीं दिखना चाहिए, हमने थोड़ा सा मेकअप किया, ठीक है, तो रैशेज यानी क्या है? वो छिपाने के लिए हमने ऊपर से मेकअप किया। वो मेकअप यानी वही है कि सारी अंदर की जो सुविधा असुविधाएं जितनी भी है उनको छिपाने के लिए ऊपर से लीतापोती का काम करने का काम अगर होगा तो वो सीमेंट रोड है। नीचे की ड्रेनेज लाइन का है, सीवर लाइन का है, सब है। क्या आप इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावे का काम हो रहा है कि जिससे जनता अट्रैक्ट होगी, हम काम कर रहे हैं? अनियोजित विकास है यह, नियोजित विकास नहीं है, यह अनियोजित विकास है। और अनियोजित विकास रहने के बाद में नागपुर महानगर पालिका के हर डिपार्टमेंट में
नागपुर महानगर पालिका का मैं हर कहीं पर भी जाने के बाद में ये मुद्दे में इसलिए सबसे ज्यादा मैं आगे रखता हूँ। सफाई कर्मचारी 2002, 2007 के पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो हमारे सफाई कर्मचारी है, जो बेचारे खुद की जान जो है जोखिम में डालकर जो आपके मेरे परिवार की सुरक्षा करने का काम जो सफाई कर्मचारी करता है, वो सफाई कर्मचारी को एक घर देने का काम भी जो है ये महानगर पालिका जो पिछले 15-17 सालों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो चल रही है, उन्होंने एक घर भी उन्होंने दिया। जबकि कांग्रेस की महानगर पालिका तब थी तो हमने हजारों सफाई कर्मचारियों को मकान बनाने का काम, सदनी का जो हम कहते हैं वो देने का काम हमने किया था। उसके बाद एक श्रम साफल्य योजना है, यह श्रम साफल्य योजना के माध्यम से दिया। अगर हम लोग अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था सभी महानगर पालिका को, नगर परिषद को, पंचायत समिति को, जिला परिषद को, सभी को कहा था कि कोई भी अगर सफाई कर्मचारी, कोई भी सफाई कर्मचारी अगर समझ लो वो कोविड 1 में और कोविड 2 में अगर वो सफाई करता है, सफाई करते करते अगर उसे कोविड अगर हुआ और वो अगर शहीद अगर हुआ है ना, उनकी अगर डेथ अगर होती है, तो हम लोग उन्हें 50 लाख रुपए जो है उनके परिवारजनों को हम लोग देंगे। लेकिन 28 ऐसे कर्मचारी है जो नागपुर महानगर पालिका के कर्मचारी थे जो शहीद हुए, कोविड में शहीद हुए। साफ सफाई आपके मेरे परिवार को बचाने के लिए, है ना, साफ सफाई करते करते जो शहीद हुए, उन लोगों को भी 50 लाख रुपए न देने का काम अगर किसी ने अगर किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में या नागपुर महानगर पालिका ने नहीं किया था। उसके लिए हमें वो चीज के लिए आंदोलन करना पड़ता है। 7 दिसंबर 2023 की बात है, यानी नागपुर जिस प्रकार से उपराजधानी है, हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में 2 सेशन होते हैं, एक हिवाड़ी और एक उन्हाड़ी, है ना। तो यह हिवाड़ी अधिवेशन में मैंने, मेरे साथ में मेरे सहकारियों ने सफाई कर्मचारियों का मोर्चा निकाला, दिव्यांग भाइयों का मोर्चा निकाला, जो हमारे ओला ऑटो परिचालक, आरटीओ में चल रहा भ्रष्टाचार, जितनी भी सारी चीजें, यानी पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि 12 दिनों में 7 विधानसभा के घेराव जो है मेरे सहकारी साथियों ने किया था। तो भ्रष्टाचार की जिस प्रकार से आपने नागपुर महानगर पालिका की अगर बात की, तो ये मैं तो यही समझता हूं कि नागपुर के टैक्स पेयर्स का पैसा, नागपुर के टैक्स पेयर्स का पैसा यह डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर के तिजोरी में, घर के तिजोरी में। आप देखिए कि 3,366 करोड़ का नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट है। हम सभी लोग टैक्स पे करने के बाद में 5% निधि जो है वो दिव्यांग भाइयों के लिए आरक्षित रहना चाहिए। मैं हर कहीं पर ये मुद्दा इसीलिए कहता हूं कि ठीक है कि किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी को कान नहीं है, किसी को आंख नहीं है, कोई बेचारा सुन नहीं सकता, डेफेंडम है, उन लोगों का भी पैसा खाने का काम ये नागपुर महानगर पालिका ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है। 168 करोड़ रुपए हर साल उनके ऊपर में खर्चा होना चाहिए, नहीं होता। लेकिन हमने मोर्चा करने के बाद में 50-50 हजार रुपए जो है दिव्यांग भाइयों को इन लोगों ने दिया। ये पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत अगर मान के चलिए कि वाठोड़ा में या फिर उपलवाड़ी में, जहां पर भी आवास योजना है की जो स्कीम्स है, और ये मैंने निकाली हुई स्कीम नहीं है, यह जो दिव्यांग भाइयों के लिए जो 168 करोड़ रुपया 5% निधि जो आरक्षित जो होती है, यह महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का सर्कुलर है ना। तो इसके ऊपर में भी जो है महानगर पालिका के सन्माननीय आयुक्त, यानी जो जिनके नाम में डॉक्टर है, डॉक्टर अभिजीत चौधरी जी, यानी मुझे तो लगता है कि वो डॉक्टर नहीं कंपाउंडर है, भ्रष्टाचार करने में ऑलराउंडर, यानी डॉक्टर नहीं कंपाउंडर है, भ्रष्टाचार करने में ऑलराउंडर है। ये सारी चीजें उनके आंखों के सामने होने के बाद भी अगर समझ लो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए अगर समझ लो इस प्रकार से अधिकारी अगर जागे नहीं होते होंगे तो फिर क्या करना। आप जाइए मस्टर देखिए, सुबह 5 बजे अगर चिटनीस पार्क जो प्रभाग 19 आता है, वहां पर जो भूतपूर्व मेयर सन्माननीय दयाशंकर तिवारी जी जहां पर जो है मेयर थे, उनका वो जो प्रभाग है, वो प्रभाग में अगर 190 अगर कर्मचारी है, चिटनीस पार्क के अंदर में अगर समझ लो उनकी अगर गिनती अगर होती होगी सुबह 5, 5:30, 6 बजे, है ना, उसके बाद में 11 बजे जो एक छुट्टी होती है और उसके बाद में 2 बजे फिर से उनको रिपोर्ट करना पड़ता है सफाई कर्मचारियों को। लेकिन वो 180 सफाई कर्मचारियों में से अगर मान के चलो अगर मात्र सिर्फ 50 अगर सफाई कर्मचारी काम पर आते हैं, है ना, 38 प्रभाग है नागपुर शहर में, 38 प्रभाग नागपुर शहर में है। हर प्रभाग में कम से कम 100 से 125 कर्मचारी गायब, यानी जो बेचारा वो कर्मचारी अपने घर में बैठे हुए हैं। अगर वो कर्मचारियों को अगर मान के चलिए 50,000 रुपए अगर पगार अगर होगा तो 50,000 रुपए में से 10,000 रुपए उनके जेब में जाते हैं और 40,000 रुपए में से 10,000 रुपए अधिकारियों को और 30,000 रुपए एक कर्मचारी के पीछे 30,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी की तिजोरी में जाते हैं। 30,000 रुपए, यानी मान के चलिए 228 करोड़ का, ये 228 करोड़ का जो घोटाला है ये हर साल, ये 228 करोड़ का घोटाला अलग है। हम लोग देखते हैं कि जगह जगह पर नागपुर में जो है गंदगी वहां पर फैली हुई है। नाग नदी का जो सपना था, एक सन्माननीय एक बड़े नेता है, उनका नाग नदी का सपना क्यों पूरा नहीं हो रहा, उसके पीछे में क्या कारण है?
क्योंकि उन्हीं के छत्र छाया के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जो खुद को नेता कहलाते हैं, है ना, जो कार्यकर्ता से खुद को नेता कहलाते हैं, वो लोगों ने इस प्रकार का अगर भ्रष्टाचार अगर होता होगा तो, क्योंकि देखिए गटर आईआरडीपी की नालियां साफ करने के लिए अलग गैंग रहती, हाँ, गटर नाले साफ करने के लिए अलग गैंग रहती। गैंग कहां पर है? गैंग कहते हैं उनको, है ना, वो कहां पर है? सफाई कर्मचारी गायब, ये सारी गैंग गायब। सम्मानीय मध्य नागपुर के सम्मानीय विधायक, लोकप्रिय विधायक विकास कुमारी जी जो है गोलीबार चौक पे जिनका रहना है, ठीक है, उनके खुद के घर के सामने, उनके खुद के घर के सामने एक बेचारा व्यक्ति था, वो व्यक्ति के हाथ में वॉच भी, क्योंकि इनको वॉच दी हुई है जी कि आप कहां पर हो, क्या है लोकेशन ट्रैकर, कि आप सही में प्रभाग क्रमांक 18 के महल के क्षेत्र में हेडगेवार जी के घर के पास में आप साफ सफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये बैठे बैठे जो है नागपुर महानगर पालिका के 6वें फ्लोर पर जो ऑफिस है वहां पर उनको मालूम पड़ जाता कि भैया ये सफाई कर्मचारी आज आया या नहीं आया, इसका लोकेशन क्या है। तो सम्मानीय विधायक विकास कुमारी जी के घर के सामने एक व्यक्ति था, और वो व्यक्ति को हमने लाइव वीडियो के माध्यम से ये सभी को दिखाया जी कि उनके घर से लेकर तो बागल अखाड़ा तक, यानी कोई भी एक कर्मचारी जो है वो कर्मचारी को 900 मीटर साफ सफाई करनी पड़ती, झाड़ू उनको 900 मीटर मार रहा होता। तो जो एक संबंधित दूसरा जो कर्मचारी था, सफाई कर्मचारी, वो अपने घर पे बैठे हुए थे, और वो जो कर्मचारी साफ सफाई कर रहा था बेचारा, झाड़ू मार रहा था, तो उनको 3000 रुपये महीना दे रहा था, है ना, कितना? 3000, जबकि वो कर्मचारी नहीं है। तो ऐसा भयानक धांधली जो है ये नागपुर शहर में चलती रहती। इवन केंद्रीय मंत्री सम्माननीय नितिन जी गडकरी, इनके घर के सामने भी, इनके घर के सामने भी, और उनका घर और नागपुर महानगर पालिका का गांधी बाग जोन क्रमांक 6 जो है वो लक्कर है, दीवार से दीवार लक्कर है, समझ लीजिए ना, रोड के उधर गांधी बाग जोन है और यहाँ पर उनका घर है। तो वहां पर भी जो है, वहां पर एक सफाई कर्मचारी जो है, वो सफाई कर्मचारी नागपुर महानगर पालिका का कर्मचारी नहीं था। तो वहां इस प्रकार से कर्मचारी जो है, यानी यह भ्रष्टाचार जो है चलते रहता। आपके हिसाब से विकास की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे नागपुर के सम्मानीय नागरिकों ने बहुत बड़ी गलती भी की है कि विकास है तो विश्वास है का एक नारा जो है 2014 के, ये 2024 के चुनाव के पहले आम नागपुर नागरिकों के कानों पर यह आया हुआ था कि एक बहुत अच्छे व्यक्ति को, जो व्यक्ति पहले महापौर भी रह चुके हैं, जो व्यक्ति विधायक है, जो व्यक्ति कई सालों से जो है नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के पिछले 10 सालों से जो है वो अध्यक्ष है, एक बहुत अच्छे व्यक्ति को हमने नागपुर वासियों ने चुनकर न देकर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े हमने गलती की है। क्योंकि वो व्यक्ति अगर रहता तो व्यक्ति ने विकास की जो परिभाषा है, क्योंकि वो व्यक्ति नगर सेवक बनते बनते वो व्यक्ति जो है आज विधायक बना हुआ है। तो वो व्यक्ति का नाम सम्माननीय विकास ठाकरे जी है, वो हमारे कांग्रेस पार्टी के 2024 के उम्मीदवार थे। बहुत अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा, 1,37,000 की ही जो है लीड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी इनको मिली, जबकि उनका और भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि 5 लाख के ऊपर में उनकी लीड रहेगी। लेकिन नागपुर वासियों से गलती हुई कि हमने एक अच्छा व्यक्ति, हमने हमारे नागपुर से सांसद बनकर हमने दिल्ली उन्हें नहीं भेजा, क्योंकि नाली गटर से लेकर नगर सेवक का जो काम रहता है, क्योंकि 2022 से लेकर तो भैया 2024 अभी हो गया, 2.5 साल हो गए, नगर सेवक के चुनाव हुए नहीं। वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का जो भी हमारा नेता है, वो नेता विधायक रहने के बाद में भी, सांसद का चुनाव लड़ने के बाद में भी नगर सेवक जिस प्रकार से समस्या का निराकरण करते हैं, वो समस्या का निराकरण विकास जी ठाकरे जो है पश्चिम नागपुर क्षेत्र में कर रहे। और उन्हीं का आदर्श लेते हुए हमने भी मध्य नागपुर में जनगण मन यात्रा की हमने शुरुआत की थी। ये पिछले 5 सालों से हमारी जनगण मन यात्रा शुरू है। हर घर में जाना, हर घर में जाने के बाद में अपना नंबर देना, नाली गटर की समस्या है क्या, पानी का बिल कितना आ रहा, पानी आ रहा है क्या, 7 दिन 24 घंटे हमको नागपुर वासियों को पानी देने की बड़े बड़े वायदे जो लोगों ने किए थे, लेकिन वो वायदा पूरा हुआ क्या? आधा घंटा 1 घंटे के ऊपर में पानी आता नहीं है। आज डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसा जो बीमारी हमारे नागपुर शहर में, भ्रष्टाचार के मुद्दे से आपने जिस प्रकार से शुरुआत जो की थी नागपुर महानगर पालिका के, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये फॉगिंग मशीन, 17,500 की फॉगिंग मशीन है। आज 17,500 की फॉगिंग मशीन रहने के बाद में भी आज नागपुर महानगर पालिका में नागपुर शहर में अगर 33 लाख अगर नागपुर शहर की अगर हमारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, तो इतनी जनसंख्या रहने के बाद और 10 जोन हमारे यहाँ पर है, यानी एक जोन में 1 लाख परिवार है, वो 1 लाख परिवारों के पीछे में मात्र एक फॉगिंग मशीन, हैंड फॉगिंग मशीन। यानी 90 to 95% जो नागपुर के जो लोग, हमारी जो सम्मानीय जनता है, ये जनता जनार्दन जो है ये संकीर्ण गलियों में रहती है। ये हमारे नागपुर शहर की जो सम्मानीय जनता है संकीर्ण गलियों में रहती है, हमारे मेन रोड पे नहीं रहते ज्यादातर। तो संकीर्ण गलियों के अंदर में कभी फॉगिंग होता ही नहीं है। आज देश के अंदर में सबसे ज्यादा चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया के अगर मरीज पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा अगर निकालते होंगे तो रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड यह नागपुर शहर में निकलते हैं। ये नागपुर महानगर पालिका जो है पूरी तरीके से विफल हो गई है। यह नागपुर महानगर पालिका चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी से अगर नागपुर के टैक्स पेयर्स को
अगर दूर नहीं कर सकती होगी, अगर सुरक्षित नहीं रख सकती होगी, तो ये नागपुर महानगर पालिका को का क्या काम है ना? और ये हमारा पैसा, आपका मेरा हमारा पैसा जो है भारतीय जनता पार्टियों की तिजोरी में जा रहा है। जी सर, अब तक हमने बात की करंट सिचुएशन की। अब मैं जानना चाहूँगा आपकी पॉलिटिक्स में आने की जर्नी के बारे में। आपके पिताजी पॉलिटिक्स में थे पहले, फिर आप कैसे आए? आपके पिताजी के काफ़ी सारे समर्थन रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेके, यहाँ झंडा फहराने आरएसएस के ऑफिस के सामने आपका काफ़ी सहयोग रहा है उसमें। मैं वो जर्नी आपसे ही जानना चाहूँगा। नहीं, हमारे एक साथी है, जी यानी पहले महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, अभी विधायक है। तो उनका एक बहुत अच्छा स्लोगन है की वारसाने संधी मिळते पण कर्तृत्व हे सिद्ध करून दाखवावं लागतं। यानी ठीक है, मेरे फादर जो है वो कांग्रेस पार्टी से पार्षद थे, उसके बाद किसी कारणवश जो है पार्टी ने टिकट नहीं दी, तो इंडिपेंडेंट उन्होंने चुनाव लड़ा। और इंडिपेंडेंट भी वो चुनकर आए थे, मात्र 2 वोटों से चुनकर आए थे महल क्षेत्र से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यानी इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि आप प्रस्तापित नेताओं के बारे में बात कर रहे होगे, तो किसी भी प्रस्तापित नेता जो है उनका तो मान सम्मान हमने करना ही चाहिए, क्योंकि इतने सालों का संघर्ष उनका रहता है। हमारा शहर बनाने के लिए कहिए, राज्य बनाने के लिए कहिए, देश बनाने के लिए कहिए। लेकिन उनके जो भी लड़के जो यानी मान के चलिए कि पॉलिटिक्स में जो आना भी चाहते हैं या आए भी होंगे, तो उन्होंने वो सिद्ध करके दिखाना चाहिए जमीन पर उतर कर, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि नए जनरेशन में अभी आज की जो युवा जो हमारी पीढ़ी है, तो उन्हें भी मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमें पर्दे के पीछे रहकर चलेगा नहीं। अगर लड़नी है तो लड़ाई लड़ने के लिए आपको पर्दे के आगे अभी आना पड़ेगा, और आपको अगर छुपकर अभी लड़ाई लड़नी नहीं पड़ेगी। आपको अगर लड़ाई अगर लड़नी है तो आप आगे आओ, और कोई भी पार्टी रहे, अगर मान के चलिए जैसा महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार 2019 से लेकर तो 2021 साढ़े 21 या 22 तक चली, तो कई सालों से आरटीओ के चेकपोस्ट पर भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देवरी के चेकपोस्ट पर अगर गए, या जहां से छत्तीसगढ़ है NH6 के ऊपर, तो 60 लाख रुपए रोजाना वहां पर ट्रक वालों से वसूली किया जाता है। आप मनसर के बॉर्डर पे जाओ, खवासर के बॉर्डर पे जाओ, आप सेंधवा बॉर्डर पे जाओ, कागल बॉर्डर पे जाओ, नंदुरबार बॉर्डर पे जाओ, हर बॉर्डर के ऊपर में 50 से 60 लाख रुपए की अवैध वसूली। और इसके लिए मैंने कंटिन्यू 3 महीने जो है हमने यह भी भ्रष्टाचार उजागर करने का काम किया था। हमारी खुद की सरकार थी, लेकिन जननायक राहुल जी गांधी उन्होंने और मेरे पिताजी ने, उनके संस्कार और उनका आशीर्वाद जो है, और वो जिस प्रकार से कहते हैं कि सरकार भले ही हमारी भी हो, अगर हमारे सरकार से अगर गलती होकर होती है तो उस पर उंगली भी उठाना, आंदोलन भी करना, ये हमारा अधिकार है। तो इसलिए मैं और मेरा साथी 19 दिन हम लोग हमारी सरकार में जेल में थे। आपको कब लगा कि लाइक पॉलिटिक्स ही आपका एक जर्नी रहेगा आगे, या आपको पॉलिटिक्स में ही जाना है? नहीं, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मैं पहले केडी के कॉलेज में था, करमवीर दादा साहब कन्नमवार जी का कॉलेज है हमारा, तो नागपुर पॉलिटेक्निक नागपुर में 2002 पास आउट हूँ, डिप्लोमा इन मैकेनिकल। और एंटी रैगिंग स्क्वाड मैंने तब शुरुआत की थी। मैं देखता था कि यार जूनियर्स की बहुत ज़्यादा रैगिंग होती है, मेरी भी रैगिंग हुई थी, तो मैंने ठीक है, मैंने तो हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन 20 दिन रैगिंग, थोड़ा सा किस्सा बताएंगे आपकी रैगिंग का? सहन भी किया, होता था कि मारते भी थे, तो खैर मैं तो जानबूझ के मार भी खाया कि होता क्या है, होता क्या है रैगिंग में, वो सारी चीज़ें आपको भी पता होगा रैगिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वो ज़माने की रैगिंग ही अलग थी, अभी तो खैर उतना ये भी नहीं है। लेकिन वो सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मैंने एंटी रैगिंग स्क्वाड शुरू किया था। यानी 2000 पास आउट होने के बाद 2002 में मैंने एंटी रैगिंग स्क्वाड मैंने शुरू किया। फिर YCC कॉलेज के ये GH रायसोनी, जो जितने भी तमाम हमारे यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस और बाकी भी कॉलेजेस है, तो ऐसे 22 कॉलेजेस में हमने बोर्ड वगैरह लगाकर सब चीज़ें, एक हमारी कमिटी भी गठित की थी, तो एंटी रैगिंग स्क्वाड शुरुआत की। तो शुरू करने के बाद में तब से मुझे दिलचस्पी बढ़ी, यानी सब साथी आते रहे, शिकायत करते थे, यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ पर जो हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो बस वही है कि तब से शुरुआत हुई, और करते करते फिर 2011 से ये सफ़र जो है फुल स्ट्रीम में शुरू हुआ था। 2008 में जो है राहुल जी ने की एक संकल्पना थी कि यूथ कांग्रेस में चुनाव होना चाहिए, तो उन्हीं के वो सपने की वजह से उन्होंने जिस प्रकार से वो सपना साकार किया आम युवाओं का, और मेरे जैसी लाखों युवा कार्यकर्ता जो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ सके,
क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बंटी शेल के अगर राहुल जी ने चुनाव की प्रक्रिया अगर नहीं लाई होती यूथ कांग्रेस में, तो 2014 में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं युवा कांग्रेस का नागपुर शहर का अध्यक्ष नहीं बनता। उसके बाद में मैं राष्ट्रीय सचिव नहीं बनता, पार्षद नहीं बनता, राष्ट्रीय महासचिव नहीं बनता, और विधायक की भी मुझे टिकट नहीं मिलती। सर जैसे कि काफ़ी सारे लोगों के माइंड में थॉट्स रहते हैं कि आरएसएस ने काफ़ी टाइम तक इंडिया का झंडा अपने हेडक्वार्टर्स में नहीं फहराया था जी। एक किस्सा मैंने आपके बारे में भी सुना है कि आप रैलीज में जाते थे 15 अगस्त को या भगत सिंह के जन्म उत्सव पर, और आपके थ्रू एक वहाँ पे झंडा फहराना आरएसएस में स्टार्ट हुआ, या आपका एक इनिशिएटिव था। वो जर्नी, वो स्टोरी या वो किस्सा मैं आपसे जानना चाहूँगा। एंटी रैगिंग स्क्वाड हमने जब शुरुआत की थी, तो उसके बाद 2005 से लेकर तो निरंतर 2013 तक, यानी 26 जनवरी, 15 अगस्त और 23 मार्च, ये 3 दिन थे, तो हम लोग रैली निकालते थे जी, यानी एक गणराज्य दिवस पर, और 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो रैली, बहुत बड़ी रैली रहती थी। पगड़ियाँ पहनते थे सब साथी। तो पगड़ियाँ पहनने के बाद में जैसा 15 अगस्त है, तो 14 अगस्त को हम जितने भी नागपुर शहर के मेन जो जितनी भी प्रतिमाएं है ना, बोधिसत्व परम मुझे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की कहिए, राष्ट्रपिता महात्मा जी गांधी कहिए, रहते थे राजे छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए, तो सभी की प्रतिमा को हम लोग जो है पहले साफ सफाई करते थे जी। साफ सफाई करने के बाद दूसरे दिन रैली के माध्यम से हम लोग माल्यार्पण करना हमने शुरू किया। और तब हमें ऐसा पता भी चला कि राष्ट्रीय, तब यानी 2005 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है कभी भी तिरंगा जो है अपने मुख्यालय के ऊपर में लगाता नहीं। तो ये मुझे ऐसा लगा कि वो समझते होंगे कि वो भारत देश में नहीं रहते, वो पाकिस्तान में रहते। यानी कभी कभी तो मुझे लगता है कि आरएसएस वाले जितने भी लोग हैं खुद पाकिस्तानी है, क्योंकि देश का झंडा नहीं लगाना। यानी वो झंडे, वो जो हमारा देश का तिरंगा है, वो तिरंगे के लिए जो है, तिरंगों के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है ना। शहीद आजम भगत सिंह जी जो है, सरदार शहीद आजम भगत सिंह जी, उनकी शहादत हुई। ऐसे तो बस यही है कि वहां पर जाकर हम लोग तिरंगा रैली करते थे। तिरंगा रैली करते हुए 15 अगस्त, 26 जनवरी और 23 मार्च, यह 3 जो तारीख थी साल में, हर साल जाकर वहां पर जाना, वहां पर तिरंगा लेकर जाना। और बहुत बार उनके साथ में 2-2 हाथ तो नहीं हुए कभी, क्योंकि हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा जी गांधी को मानने वाला हमारा वर्ग है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अगर अनहोनी अगर कहीं ना कहीं हुई, तो हम लोग शहीद आजम भगत सिंह जी को भी मानने वाले। तो बस तिरंगा लेकर जाना, और उसके बाद में वही चीज़ का इम्पैक्ट है कि वो लोगों ने अपने मुख्यालय के ऊपर में तिरंगा लगाना शुरू किया। ओके जी। एक चीज़ या एक किस्सा कह सकता हूँ जो लोगों को नहीं पता, कि बंटी शेल के उस एरिया से आया जहाँ पे काफ़ी बड़े नामचीन मिनिस्टर्स रह चुके हैं। उस एरिया में से 18,000 वोटों से आप जीत कर आए हैं। वो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन से रिनोन्ड लीडर्स आपके वो एरिया में रहते थे, और वहाँ से आपका सफ़र कितना मुश्किल रहा, और वहाँ से जीत के आने के बाद की वो जो खुशी होती है, वो कि अब मैं जनता का काम करूँगा, वो एक कैसा अनुभव था आपका? नहीं, अनुभव है बस यही है कि 30 सालों से कांग्रेस पार्टी का परचम वहाँ पर नहीं लगा हुआ था। आप स्पेसिफिकली एरिया वगैरह आप बताएंगे? हाँ, बताता हूँ मैं आपको। मैं तो सबसे पहले, मैं जहाँ पर रहता हूँ महल पर जी, तो मेरे खुद के बूथ नंबर 219 था, अभी तो 221 हो गया जी। तो मेरे खुद के बूथ में हेडगेवार जी का निवास था, जहाँ पर आरएसएस की स्थापना जहाँ पर हुई थी 1925 में। ओके। है ना। और घर से अगर देखा जाए तो 5वां घर केंद्रीय मंत्री सम्माननीय नितिन गडकरी जी का मकान है। घर से 28वां मकान जो है मोहन भागवत जी जो आरएसएस के संघ प्रमुख है, उनका मकान है। और उसी क्षेत्र में संघ का मुख्यालय भी है, यानी जहाँ से जो है पूरे देश में जहर घोलने का काम जहाँ से होता है जी, तो वो मुख्यालय भी वहीं पर है। तो 2017 की बात है, मैं तब पार्षद बनकर आया। 65,000 कुल मतदाता थे, मुझे 18,500 वोट मुझे तब मिले थे। तो ऐसे क्षेत्र से सम्मानीय प्रभाग क्रमांक 18, फिर महल उसमें आता है, गाड़ी खाना है, कर्नल बाग है, सिरसपेट है, सरईपेट है, अल्लीमिया खाम है, सोनिया गांधी नगर है, भूतेश्वर नगर है, शिवाजी नगर है, नंदाजी नगर है, किला, सर्कल 6, संघ बिल्डिंग का परिसर, चिटनीसपुरा, दक्षिणामूर्ति चौक, राम मंदिर गली, तो ये सभी परिसर से मट्टीपुरा, ये सभी दसरा रोड, ये सभी परिसर के सम्मानीय नागरिकों ने मुझे आशीर्वाद देकर मुझे जो है उन्होंने 2017 में उन्होंने चुनकर दिया था। और ये सब बड़े बड़े नेता वहाँ पर रहते। ओके। आपने 29 की उम्र में पॉलिटिक्स ज्वाइन की, कितना मुश्किल था आपके लिए? अब कैसी परिस्थितियां हैं? वो टाइम पे कैसी थी? अब आप एक फैमिली मैन हैं, आपके वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं,
उनका सपोर्ट कैसा रहता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है, बाहर की दुनिया और घर की दुनिया को आप कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि 29 साल की उम्र में जब मैंने शुरुआत की थी, वही चीज़ें अभी 42 की उम्र में भी आने के बाद में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो आई नहीं है। खैर, थोड़ा बहुत कद बढ़ा है। कद इन द सेंस कि पहले मैं मध्य नागपुर का महासचिव था, चुनकर आया था राहुल जी के सिस्टम की वजह से। आज राष्ट्रीय महासचिव हूँ। महासचिव जो विधानसभा का महासचिव से लेकर तो राष्ट्रीय महासचिव का ये जो सफर है, ये 29 से लेकर तो 42 साल की उम्र तक अभी तक जो हुआ है, तो मुझे लगता है कि चीजें सेम ही है। ज्यादा कुछ उसमें ये हुआ नहीं, क्योंकि मतलब जितना समय बंटी शिल्के में कोई चेंज नहीं आया नहीं, है? कोई चेंज नहीं है, क्योंकि बच्चों को समय नहीं दे पाया। ओके। यानी ये सारी चीजें होते हुए चेंज कुछ भी नहीं आया। चेंज इतना ही है कि दाग तब भी नहीं था और दाग आज भी नहीं है। ग्रेट। दाग जो है, ये दाग हमारे गिरेबान पर नहीं लगना चाहिए। आपने जब भी एक सवाल भी किया था कि आप कहीं पर भी जाते हो, एक गन्या जी किसी को भी पूछते हो, तो वही है कि आप देखिए कि आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे जी कि सम्मानीय नागपुर महानगर पालिका के जो सम्मानीय आयुक्त है डॉक्टर अभिजीत चौधरी जी, ये खुद 12 बजे, टाइमिंग क्या है, 9:45 का, है ना। जी तुकाराम मुंडे जी जैसा एक बहुत अच्छा ईमानदार अधिकारी हमारे नागपुर शहर में कोविड जैसी बीमारी के समय में था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है उनको हकेलने का काम नागपुर शहर से किया हुआ था। तुकाराम मुंडे और मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं एकमात्र पार्षद था पूरे हाउस में कि मैंने उनका सपोर्ट किया था। और मैंने जिस प्रकार से सभी लोग मिलकर उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, मैं अकेला हाथ खड़ा कर मैं अपना निषेध व्यक्त करता था कि नहीं, ये चीजें गलत है। तुकाराम मुंडे एक ईमानदार अधिकारी है और तुकाराम मुंडे हमारे नागपुर की जरूरत है और तुकाराम मुंडे नागपुर में अधिकारी आयुक्त करके रहना चाहिए करके। ओके। क्योंकि क्यों, तो उसके बाद क्या हुआ, राधाकृष्ण बी आए। राधाकृष्ण बी आने के बाद में विभागीय आयुक्त कार्यालय, जब हमारे यहाँ पर संजीव कुमार जी जो विभागीय आयुक्त कार्यालय के मुख्य थे, कमिश्नर थे, तो राधाकृष्ण बी जी के साथ में दो बातें हुई। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय नाना पटोले जी, विधायक विकास ठाकरे जी, अभिजीत वंजारी जी भी सम्मानीय विधायक वहां पर थे, उपस्थित थे। दो बातें होने के बाद में मैंने वही की, अपना वहां पर अलग एक ढंग दिखा दिया। यानी रुद्र रूप इसलिए दिखाने की जरूरत थी क्योंकि कोविड की बीमारी आपको पता है, कोविड में हजारों लोग, बेकसूर लोग, इनकी गलत। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। हाँ। जैसे कि आपने बोला रुद्र रूप दिखाने की जरूरत थी, क्या आप गांधी जी के विचारों से थोड़ा अलग नहीं जा रहे हैं? नहीं, रुद्र रूप यानी क्या है, किसी को मारधाड़ थोड़ी ना की हमने। ओके। किसी को मारधाड़ जो थी, मारधाड़ न करते हुए रुद्र रूप का मतलब यह है कि मैंने आपको पहले ही कहा, हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा जी गांधी इनके मार्ग पर चलने वाले हैं। रहते थे राजे छत्रपति शिवाजी महाराज के मार्ग पर हम लोग चलने वाले हैं। हम लोग बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के मार्ग पर हम लोग चलने वाले। उसी तरीके से हम लोग शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के मार्ग पर भी हम लोग चलते हैं जी। क्योंकि अगर समझ लीजिए बहुत ज्यादा अगर गलती अगर हो रही होगी, क्योंकि वो जो समय था, हजारों बेकसूर सम्मानीय नागरिक नागपुर के, इनकी गैर व्यवस्थापन के वजह से उनको अपनी जान गंवाना पड़ा था। मैं मेरे साथ में मेरे साथी 65 दिनों तक हम लोग घर नहीं गए। कोविड में 300 दिनों तक हमने मेडिकल में और मेयो में, वहां पर हमने मरीजों को और मरीजों के रिश्तेदारों को हमने वहां पर खाना, मेरे साथ में आकाश गुजर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरा साथी आकाश गुजर है ना, हम सभी साथियों के सहकार्य से हमने वहां पर वो लंगर वहां पर चलाया। यानी कहने का मतलब बस इतना ही है कि यह जो नागपुर महानगर पालिका है कि शुरुआत हमने जो तुकाराम मुंडे जी की बात हुई, ये सारी बातें निकली कि लारा का भी रिकॉर्ड ये लोगों ने तोड़ दिया। लारा ने 400 रन मारे थे, मैथ्यू हेडन ने कुछ 381 रन मारे थे, है ना। पहले उन्होंने लारा का रिकॉर्ड तोड़ा, फिर मैथ्यू हेडन ने 381 मारा टेस्ट में, फिर लारा ने फिर से उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए 400 रन मारे थे। लेकिन लारा का भी रिकॉर्ड तोड़ने का काम डॉक्टर अभिजीत चौधरी जी ने किया, क्योंकि उनके यहाँ पर आप लाइव वीडियो में आप देखिए, मैं कंटिन्यू वहां पर 3 महीने एक ही मेरा शुरू था नागपुर महानगर पालिका के जितने भी 10 जोन कार्यालय वहां पर जाना, 9:15 बजे, 9:30 बजे, 9:45 बजे जो लोगों ने आयुक्त, सहायुक्त, बाकी अधिकारी आना चाहिए, वो आते कितने बजे? 12 बजे। टैक्स पेयर लोग बेचारे बाहर बैठे हुए हैं। वो बिल्डिंग में जाने के बाद में 478 अधिकारी गायब थे। 478 अधिकारी गायब थे ही नहीं थे। 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे वहां पर। और मेरी खुद की नहीं, जो टैक्स पेयर हमारे सम्मानीय नागपुर के सम्मानीय नागरिक है, आप उनसे पूछिए, कोई भी जोन कार्यालय में जाने के बाद में अगर वहां पर वो गए तो कभी उनको अधिकारी वहां पर मिला। जिस प्रकार से बाकी धांधली चल रही है उसी प्रकार से ये भी धांधली है। टाइमिंग क्या है देखिए, पहले जो एक महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का एक सर्कुलर निकला था कि भैया हफ्ते में 5 दिन काम पर आना पड़ेगा, शनिचर
इतवार की छुट्टी रहेगी, ठीक है, सैटरडे संडे छुट्टी है। 365 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि 262 दिन, 212 ही दिन इनको काम करना पड़ता, बाकी के दिन सारी छुट्टी है, ठीक है। तो आप कम से कम 9:30 बजे नहीं, 9:45, 9:45, 10 बजे नहीं, 10 बजे तो आओ, 10 बजे तो आओ जी। तो ये सारी चीजों को लेकर जो है हम लोगों ने कई बार निवेदन दिए, आंदोलन किए, लेकिन उसके बाद में कुछ फर्क पड़ा नहीं। जैसे कि आप खुद एक यूथ कमेटी से हैं कांग्रेस की, आपको क्या लगता है अगर यूथ और ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है कोई भी पार्टी में, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तो क्या ये जो हमारे पॉलिटिक्स का सिस्टम है ये इम्प्रूव होगा, या हमको बुजुर्ग लोग जो कि एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है? इसमें ऐसा है कि जब भी प्रस्तापित अप्रस्तापित की हमारी बात रह गई थी, तो ये क्या है कि कोई नेता है, वो नेता के अगल बगल में एक 15-20 लोगों का एक घेरा रहता है। तो जो नया लड़का, अगर समझ लीजिए कोई संबंधित कोई नया लड़का उस क्षेत्र का, अगर उसे वो पार्टी अगर ज्वाइन करनी है, तो जैसा लगता है कि यार नहीं यार, वहां पर तो उनके अगल बगल में पहले ही 15-20 लोग हैं, है ना, तो हमारा नंबर कब लगेगा? क्योंकि खुद का स्वार्थ जो है थोड़ा सा साइडलाइन करना चाहिए साथियों ने, क्योंकि संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। 2012 में मेरी मम्मी को भी कॉरपोरेशन की टिकट मिली थी। मैं मराठा होने के कारण ओपन में आता हूँ, तो 2 का प्रभाग था, मम्मी को टिकट मिली, लेकिन किसी कारणवश जो है बी फॉर्म किसी और को दिया गया, है ना। तब हमने हार मानी, क्या नहीं, पेशेंस रखाना, संघर्ष करते रहे, और उसका यह है कि 2017 में फिर मुझे टिकट मिली। तो मैं बाकी साथियों से, युवा साथियों से इतना ही मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो दाग लगना नहीं चाहिए। मैनेज, MANAGE, मैनेज हमें होना नहीं है, JUNOON, जुनून, मैनेज नहीं होना है और जुनून रखना है। अगर ये करेंगे तो 100% जो है सफलता मिलेगी, और सफलता पाने के लिए हमको राजनीति भी नहीं आना है। हमारा उद्देश्य जो है कि विधायक बनना, पार्षद बनना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि अच्छा समाज जो है, अच्छा समाज का निर्माण हमने करना है, और अच्छा समाज का निर्माण करते हुए जिस प्रकार से जो है सरकार कोई भी हो, फिर से एक बार मैं आपको कहता हूँ कि अगर सरकार की, अगर कोई भी अगर सरकार हो, वो सरकार अगर गलती अगर करती है, तो गलती करने के बाद में भले हमारी क्यों नहीं सरकार हो, गलती अगर हमारे सरकार से अगर होती है, वो सरकार के सामने सवाल उठाने का काम जो हम लोगों ने करना चाहिए और युवा साथियों ने करना चाहिए। ओके। जैसे कि आपने बोला कि आपने काफ़ी सारे संघर्ष किए हैं अपोजिशन पार्टी के लिए, अपोजिशन पार्टी के सामने अपने संघर्ष किए हैं, तो वो संघर्ष में आप कभी कभी लाइमलाइट में भी रहे हों, लाइक एक पहला चेहरा बंटी शेल के ही होता है, तो क्या उस संघर्ष के बाद आपको कुछ थ्रेटनिंग वार्निंग्स वगैरह मिली है? नहीं, तो हिम्मत नहीं है किसी में कि जो वार्निंग वगैरह दे कभी, लेकिन इतना ही है कि सम्मानीय पुलिस प्रशासन का मैं बहुत ज़्यादा आदर करता हूँ जी, और पुलिस प्रशासन के बारे में भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें निकलना चाहिए बाहर जी, यानी ये सारी चीज़ें पता रहना चाहिए कि जैसा आप कहीं पर कंप्लेंट करने गए, कंप्लेंट करने जाने के बाद में आप कहते हो कि नहीं, पुलिस वाले को कहते हो कि हमने FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हमने दर्ज की, कंप्लेंट की, उसके बाद में आप लोग जो है छानबीन क्यों नहीं कर रहे, तो बेचारा वो पुलिस वाला करना क्या वाला है। यानी 2014 के पहले मैं बहुत ज़्यादा आदर करता हूँ कैलाशवासी RR पाटिल जी का। RR पाटिल जी, और तब कांग्रेस के साथ में राष्ट्रवादी की सरकार थी, 72,000 पुलिस भर्ती हमने तब की थी, यानी हमारी सरकार ने। और 2014 के बाद में अभी तक किसी भी प्रकार की पुलिस भर्ती हुई, हमने पुलिस भर्ती के लिए हमने मोर्चा निकाला, नागपुर से नासिक में एक बाइक रैली की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सम्मानीय राहुल जी गांधी की जो न्याय यात्रा थी, वहां पर जाकर उनको निवेदन दिया। उसके बाद में सरकार की नींद खुली। अभी 15 दिन पहले इन्होंने 17,000 पुलिस, सम्मानीय पुलिस प्रशासन की पुलिस भर्ती इन्होंने निकाली थी और भर्ती करके गिरी, लेकिन 2014 से लेकर तो अभी तक क्यों नहीं किया इन्होंने, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मापदंड है, उनका मानक है कि 1 लाख नागरिकों के पीछे 222 पुलिसकर्मी चाहिए, है कितने वास्तविकता में 136। 12 पुलिस वालों का काम एक पुलिस वाले को करना पड़ता। तो फिर कोई भी थाने के बाद जाने के बाद में वहां पर जो है, वहां पर सही मायने में तपास हो सकता है कि क्या करेगा बेचारा पुलिस वाला, है ना। इनके नेतागण और RSS वालों को कहिए या भारतीय जनता पार्टी वालों को कहिए, ये लोगों को पुलिस प्रशासन के, पुलिस जो बेचारा 24 घंटे काम करता है, 12 घंटे काम करता है ना, तो इनके मन में इनके लिए क्या भावना है, इनके मन में इनके लिए क्या भावना है, ये हमको सभी लोगों को दिख गया। इनको पुलिस वालों की खाकी वर्दी चाहिए ही नहीं। यानी पुलिस जो है आने वाले समय में, अगर समझ लो जनता से अगर गलती अगर होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पुलिस को ही हटा देगी और ये हाफ चड्डी वाली पुलिस लेकर आएंगे। जो हाफ चड्डी वाली जो पुलिस है ना, जो पथ संचालन करती है, क्योंकि इन्हीं के एक विधायक है, वो विधायक जो है, वो विधायक कहीं पर आंदोलन चल रहा था, तो पुलिस प्रशासन के सम्मानीय पुलिस कर्मचारी वीडियो बना रहे थे। वीडियो बनाने के बाद में वो 1.5 फुट का विधायक है, वो 1.5 फुट का विधायक जो है ना, किसी भी समाज के बारे में और किसी भी समाज के
एक पूजनीय महाराज के बारे में, यानी उनके बारे में अगर कहता है तो उसके बाद में भी सरकार जो उनके ऊपर में कार्रवाई करती नहीं, तो मैं तो सबसे पहले उनका निषेध करता हूं। वो क्या नाम है उनका, नीलेश राणे है या नितेश राणे है ना, मैं उनका निषेध करता हूं। 1.5 फुट उनकी हाइट है, उनका मैं निषेध करता हूं। और उन्होंने क्या कहा था कि यह पुलिस वाले जो आप मेरा वीडियो बना रहे हो, जाके अपने बीवियों को दिखाओ, जाके अपनी बीवियों को दिखाओ। किसने कहा ये? तो उनके ऊपर आज तक जो है ये देवेंद्र फडणवीस ने, आज तक गृह मंत्री है ना, और उन्हीं की विधानसभा में हम लोग बैठे हुए हैं। ये हमारा जो कार्यालय, ये ऑफिस जो है, उन्हीं की, देवेंद्र फडणवीस की विधानसभा में। मैं देवेंद्र जी नहीं बोलूंगा उनको, मैं देवेंद्र फडणवीस इसलिए कहूंगा, पहले देवेंद्र जी कहता था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस इसलिए कहूंगा क्योंकि उन्होंने ऐसे जो 1.5 फुट का जो विधायक है, नालायक जो विधायक है, ये नालायक विधायक के ऊपर भी इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसलिए सर, क्या आपका मानना ऐसा है कि करंट गवर्नमेंट के आने से पूरा सिस्टम खराब हो गया है? भैया कोलैप्स हो गया पूरी तरीके से, कुछ भी अच्छी चीज नहीं, 50 खोके एकदम ओके, कोई भी अच्छी चीज नहीं हुई है। 50 खोके एकदम ओके। भैया अच्छी चीजें आप देखिए कि मैं पहले से आपको गिनवा रहा हूँ सारी चीजें। 3,367 करोड़ का बजट, सफाई कर्मचारियों के हाल, पुलिस वालों के हाल। आप नागपुर शहर में जिस प्रकार से 7 दिन 24 घंटे पानी देने वाले थे, आधा घंटा पानी नहीं आता, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये सारी बीमारियां, तो कहां पर ये सरकार जो है सक्सेस हुई, बताइए। ये सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या मैसेज देना? ये सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए मैं यही चाहूंगा कि मेरे जितने भी नागपुर शहर के युवा साथी है, आपसे मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं साथियों, कि हम सभी लोग मिलकर, हम लोग आगे जब तक हम लोग आएंगे नहीं, तब तक जो है यह सिस्टम जो है चेंज हो नहीं सकता। ये सिस्टम अकेला बंटी शेल के या अकेला मेरा भाई, ये जो है हम लोग नहीं कर सकते। ये सभी लोग मिलकर हम लोग जब आएंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे और रहते जी राजे छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेकर और सरदार भगत सिंह जी का आशीर्वाद लेकर हम लोग जो है सिस्टम को नस्तनाबूद तब तक नहीं करेंगे, तब तक जो है सिस्टम सुधरेगा नहीं। लेकिन इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, पर्दे के पीछे नहीं, पर्दे के आगे आकर आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सरकार कोई भी हो, सरकार अगर गलती करती है तो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम सबसे पहले बंटी शेल्के करेगा, और उसके बाद में भले ही आप करो। लेकिन सरकार मेरी भी अगर आई, इसके पहले हमने करके भी दिखाया कि मेरी सरकार से अगर गलती हुई थी, चेकपोस्ट के ऊपर में अगर धांधली अगर होती है, जो अभी भी चल रही है सरकार में, तब मैं, मेरे साथ में मेरे साथी, 19 दिन हम लोग हमारी सरकार में जेल में थे। 19 दिन हम हमारी सरकार में जेल में थे, और उसके बाद 6 दिन 7 दिन कई बार अनशन की, अपनी सरकार के विरोध में अनशन की। क्यों? अगर सरकार से अगर गलती अगर होती है तो। बहुत अच्छे विचार हैं सर आपके। तो बस यही है। तो मैं मेरे युवा साथियों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, आगे आओ, नहीं तो ये मत कहना कि भैया आप ही को सब कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग बताओगे तो हम लोग करने ही वाले हैं, लेकिन आप आगे आओ, मैं इतना ही आपसे कहूंगा। सर टाइम कम है, इसी के साथ हम विदा लेते हैं अपनी ऑडियंस से। बट मैं कहना चाहूँगा कि आपके जो विचार हैं ये आजकल हर यूथ में होने चाहिए, कि पार्टी चाहे कोई भी पावर में हो, आपको गलतियाँ पिन पॉइंट करनी आनी चाहिए। अगर आपकी एक फेवरेबल पार्टी है तो उसकी गलतियाँ भी आपको पता चलनी चाहिए, और सिस्टम ऐसे ही इम्प्रूव होगा। बहुत अच्छे विचारधारा के साथ मैं बैठा हूँ आज, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं आपके साथ बैठा, और बहुत बहुत थैंक यू आपका टाइम निकालने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू।